नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के वाद्य अंतर, और राजस्थान के वाद्य अंतर में हम अवनद वाद्य अंतर पढ़ रहे थे। और अवनद वाद्य अंतर कैसे होते हैं? जो चमड़ा या खाल से मढ़ करके बनाई जाते हैं। उनमें हमने कुछ का यहाँ पर चर्चा कर ली थी। जो शेष बचे हुए हैं उन पर हम इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अगला जो अवनद वाद्य अंतर है वो देखिए, धोसा। अगला जो अवनद वाद्य अंतर है वो है धोसा। और दोस्तों, ये जो धोसा है ये आम या फ्रांस की लकड़ी पर बकरे भैंसे का चमड़ा मढ़ करके ये बनाया जाता है, और इसे दुर्गों और मंदिरों में इससे बजाया जाता है। और इस पर हमने चर्चा कर ली थी। तो अगला देखिए, ताशा अवनद वाद्य अंतर। ये देखिए किसका बना होता है? ये या तो मिट्टी का या लोहे के चपटे कटोरे पर। देखिए, मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरों पर बकरे का चमड़ा मढ़कर इसे बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे जो होते हैं परात जैसे, उन कटोरों पर बकरी का चमड़ा मढ़कर इनको बनाया जाता है। आकृति कैसी होती है ताशा की? परातनुमा इसकी आकृति होती है। और इसे जो वादक होता है वो गले में डाल करके दोनों हाथों में बांस की डंडियां लेकर के उनसे इसको बजाता है। तो देखिए, वादक इसे गले में डालकर बांस की दो डंडियों से बजाता है। और मुख्य रूप से कब बजाया जाता है? जब मुसलमान लोग ताजी निकालते हैं तब ताशा वाद्य अंतर बजाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि मुसलमान जब ताजी निकालते हैं मुहर्रम के त्यौहार पर, क्योंकि ताजी कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम के त्यौहार पर। तो मुसलमान जब मुहर्रम के त्यौहार पर ताजी निकालते हैं तब ताशा वाद्य अंतर बजाया जाता है। तो देखिए, इस वाद्य अंतर को मुसलमान ताजिए निकालते समय बजाते हैं। तो मुसलमान इसे कब बजाते हैं? ताजी निकालते समय। जब मुहर्रम का त्योहार होता है, जब ताजी निकालते हैं तो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। पुनः देखिए, ताशा मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरों या कटोरे पर बकरे की चमड़ा मढ़कर इसको बनाया जाता है। इसकी आकृति होती है परातनुमा, परात जैसा होता है, यूं चौड़ा। और वादक इसे गले में डालकर बांस की दो डंडियों से इसको बजाता है। और मुख्य रूप से मुसलमान लोग मुहर्रम के त्योहार पर जब ताजिए निकालते हैं उस समय, ताजिए दफनाते जाते समय ताशा वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अगला अवनद वाद्य यंत्र देखिए, घेरा। तो दोस्तों, घेरा अष्टभुजाकार डफनुमा होता है। डफ होता है ना, जो जिसको बजाते हैं हम होली के त्योहार पर। ये अष्टभुजाकार डफनुमा होता है। अष्टभुजाकार डफनुमा होता है
और मुख्य रूप से होली के त्योहार पर इसे बजाया जाता है। कौन से त्योहार पर? होली के त्योहार पर इसे बजाया जाता है और इसे मेवाड़ में मुसलमान लोग बजाते हैं। वैसे तो इसे कौन से त्योहार पर बजाया जाता है? होली के ऊपर, लेकिन मुख्य रूप से मेवाड़ में जो मुसलमान है या मेवाड़ के जो मुसलमान हैं इस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक होते हैं। इसके वादक होते हैं, दोबारा देखिए, घेरा अष्टभुजाकार डफ नुमा आकृति का होता है और इसे मुख्य रूप से होली के त्योहार पर बजाया जाता है, लेकिन इसके जो मुख्य वादक होते हैं वो मेवाड़ के मुसलमान या मेवाड़ में मुसलमानों के द्वारा ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है। जैसे आगे कि घेरा मुख्य रूप से किस जाति का लोग इसका वादक होते हैं या वादन करते हैं, तो मुसलमान लोग मेवाड़ के। अगला जो अवनद वाद्य यंत्र है वो देखिए, ढाक। दोस्तों ढाक क्या होता है? ये डेरू की आकृति का होता है, डेरू जैसा होता है, लेकिन डेरू से बड़ा होता है और डेरू डमरू से बड़ा होता है और डेरू जैसे आकृति का ढाक होता है, लेकिन ये डेरू से क्या होता है? ये बड़ा होता है। इस वाद्य यंत्र को गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी और हीरामल जी के गोठ गाते समय पैरों में रखकर बजाते हैं। दोबारा देखिए, तो ढाक डेरू की आकृति का होता है, लेकिन ये डेरू से आकार में बड़ा होता है। ठीक है, इस वाद्य यंत्र को गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी और हीरामल जी के गोठ, ये उनके गीत है, गोठ गाते समय पैरों में से रख करके इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। और मुख्य रूप से इसका वादन कहाँ किया जाता है? इसका वादन किया जाता है, जो क्षेत्र है वो है कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में ये लोकप्रिय है, वहीं पर इनका वादन किया जाता है। दोबारा देखिए, ढाक डेरू की आकृति का होता है, लेकिन डेरू से बड़ा होता है। इस वाद्य यंत्र को गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी और हीरामल जी के गोठ गाते समय पैरों में रख करके इसको बजाते हैं और इसका वादन कोटा, बूंदी, झालावाड़ में अधिक है। यह इस क्षेत्र में ज़्यादा ये वाद्य यंत्र उपयोग में लाया जाता है या बजाया जाता है। इसका वादन कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। ठीक है, अगला देखिए, अगला अवनद वाद्य यंत्र है कुंडी। अगला वाद्य यंत्र कुंडी। तो देखिए दोस्तों, कुंडी क्या होता है? ये मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का छोटा बर्तन होता है और उसके मुंह के ऊपर ऊपरी हिस्से पर चमड़ा मढ़कर इसको बनाया जाता है और मुख्य रूप से ये सिरोही के ग्रासियों और मेवाड़ के जोगियों के द्वारा लकड़ी के छोटे छोटे डंडियों से इसे बजाया जाता है और ये मुख्य रूप से मादल और थाली वाद्य यंत्रों की संगत में बजता है। तो इस तरह से देख लीजिए आप, जैसे ये है तो यहां पर मढ़ा जाता है इसको, ये तो इस तरह से हो गया। ये मिट्टी के
छोटे बर्तन, मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपरी भाग में, यानी कि उसके मुंह पर, मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग पर चमड़ा मढ़कर इसे बनाया जाता है। तो मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपरी भाग पर, यानी कि उसके मुंह पर इस तरह से ये वाला है, ये चमड़ा है, इसे बनाया जाता है। और इसे कौन बजाते हैं? देखिए, सिरोही के गरासिए, सिरोही के गरासिए और मेवाड़ के जोगी लकड़ी के छोटे छोटे डंडू से इसे बजाते हैं। यानी कि जैसे ये छोटा डंडा आ गया तो इसके ऊपर यूं देख करके, तो मेवाड़ के जोगी यानी कि सिरोही के गरासिए और मेवाड़ के जोगी लकड़ी के छोटे छोटे डंडू से इसे बजाते हैं। और ये मुख्य रूप से मादल और थाली के संगत में, यानी कि उसके साथ बजाया जाता है। बजाया जाता है। दोबारा देखिए, कुंडी कैसा वाद्यंत्र है? मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपरी हिस्से में चमड़ा मढ़कर के इसको बनाया जाता है। फिर मुख्य रूप से सिरोही के गरासिए और मेवाड़ के जोगी लकड़ी के छोटे छोटे डंडों से इसको बजाते हैं। लगभग इसकी आकृति ऐसी होती है। और ये मुख्य रूप से मादल और थाली जो वाद्य यंत्र है, इनकी संगत में ये बजाया जाता है। अगला देखिए, अगला अवनद वाद्य यंत्र है पाबू जी के माठे, माठ। अगला अवनद वाद्य यंत्र ये होता है दोस्तों, इसमें मिट्टी के दो बड़े बर्तन होते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं। मिट्टी के दो बड़े बर्तन होते हैं और इन बर्तनों के ऊपर चमड़ा मढ़कर, ये यहां पर इन बर्तनों के ऊपर चमड़ा मढ़ करके यहां से, चमड़ा मढ़ करके यहां से रस्सी से बांधकर इसको बजाया जाता है। और इसमें दो मटकों में एक होता है नर, एक मटका नर होता है, दूसरा मटका होता है नारी। और ये थोरी, रेबारी और नाइक जाति के भोपे बाबूजी के पवाड़े गाते समय इनको बजाया जाता है। पवाड़े बाबूजी के वीरता के गीत। तो देखिए, मिट्टी के दो बड़े बर्तनों पर चमड़ा मढ़कर, मिट्टी के दो बड़े बर्तनों पर चमड़ा मढ़कर रस्सी से बांधकर इन्हें बजाया जाता है। यहां रस्सी बन जाती है इस तरह से, यहां बन जाती है, रस्सी से बांधकर इसे बजाया जाता है। जो बड़े बर्तन मतलब मटके हो गए बड़े एक तरह से, इनमें एक मटका माठ नर होता है और दूसरा नारी होता है। एक नर होता है और एक नारी होता है। और इन्हें रेबारी, थोरी और नायक जाति के भोपे, इनके साथ बाबूजी के
पवाड़े गाते हैं। ठीक है, रैबारी, थोरी और नाइक जाति के भोपे पाबूजी के पवाड़े गाते हैं। तो पाबूजी के माठे देखिए, माठ मिट्टी के 2 बड़े बर्तनों पर चमड़ा मढ़कर रस्सी से बांधकर इन्हें बजाया जाता है। इस तरह से इनमें एक मटका नर होता है, एक नारी होता है, और इनके साथ, इन दोनों वाद्य यंत्रों के साथ, नर और नारी के साथ रैबारी, थोरी और नाइक जाति के जो भोपे होते हैं वो पाबूजी के पवाड़े गाते हैं। पाबूजी के पवाड़े उनके वीरता और शौर्यता के जो गीत होते हैं वो पवाड़े कहलाते हैं। अगला देखिए, कमर। कमर वाद्य यंत्र क्या होता है दोस्तों? ये भी अवनद वाद्य यंत्र है। इसमें लोहे की एक चादर होती है, उसका गोल घेरा बनाकर और उसके ऊपर चमड़ा मढ़ करके इसे बनाया जाता है, और इसे एक साथ 2 या 3 व्यक्ति डंडों के साथ इसको बजाते हैं। तो देखिए, लोहे की चादर का गोल घेरा बनाकर उस पर चमड़ा मढ़कर इसे बनाया जाता है। तो लोहे की चादर का गोल घेरा बनाया जाता है, फिर उस घेरे के ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है, उसके बाद में ये बन करके तैयार हो जाता है, और इसे, इस वाद्य यंत्र को 2 या 3 व्यक्ति डंडू से बजाते हैं। मिलकर के बड़ा होता है तो डंडू से उसे बजाते हैं। इसके अलावा चंग और डफ, ये दोनों भी अवनद या वाद्य यंत्र है, और दोनों आप जानते हो, खासकर शेखावाटी में ये लकड़ी के घेरे होते हैं। लकड़ी के घेरे के ऊपर बकरी या बकरी का चमड़ा मढ़ करके इनको बनाया जाता है, और फिर होली फागुन के माह में इसे बजाया जाता है। फिर धमाल के गीत गाए जाते हैं, नाचते हैं लोग, और इनके साथ में बांसुरी, अलगोजे, झांझ, मजरे भी बनाए जाते हैं। तो ये थे अवनद वाद्य यंत्र दोस्तों। अवनद वाद्य यंत्रों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। और अगला जो हम लेते हैं वाद्य यंत्र, क्योंकि मैंने जब वर्गीकरण किया था तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बताए थे। अवनद वाद्य यंत्र, उसके बाद घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र और सुशीर। तो हमने अवनद वाद्य यंत्रों पर चर्चा कर ली है। अगले जो वाद्य यंत्र हैं वो ले रहे हैं हम घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वाद्य यंत्रों का दूसरा प्रकार, और मैंने उस समय बताया था कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले तो धातु से निर्मित होते हैं, धातु के बने होंगे। दूसरा, इन्हें आपस में टकराने से ध्वनि आएगी, या किसी दूसरी वस्तु को इन पर, दूसरी वस्तु का इनके ऊपर आघात करने से, टकराने से ध्वनि उत्पन्न होगी। तो एक बार दोबारा लिख लीजिए, यह धातु निर्मित होते हैं। तो घन वाद्य यंत्र कैसे होते हैं? धातु निर्मित होते हैं, और इन्हें आपस में टकराने या इनके ऊपर किसी अन्य वस्तु से चोट, आघात भी कह सकते हो इसे, चोट मारने पर ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो पहला तो ये धातु निर्मित होते हैं, धातु के बने होंगे, और इनमें ध्वनि कैसे? इन्हें आपस में टकराने या इनके ऊपर किसी अन्य वस्तु से चोट मारने पर ध्वनि निकलती है। जैसे मंजीरे, झांझ होते हैं, उनको हम टकराते हैं। जैसे घंटी होती है, झालर होती है, उसके ऊपर हम किसी अन्य वस्तु से चोट मारते हैं तो आवाज़ आती है। तो इन्हें आपस में टकराने या इनके ऊपर किसी अन्य वस्तु से चोट या आघात मारने पर ये ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम ले रहे हैं पहला जो घन वाद्य यंत्र है वो ले रहे हैं
श्रीमंडल। दोस्तों श्रीमंडल क्या होता है, देखिए ये कांसे के 8-10 गोलाकार चपटे टुकड़े होते हैं। ध्यान से देखना, यह है कांसे के 8-10 गोलाकार चपटे टुकड़े होते हैं। पहली बात ध्यान से देखना, समझ में आएगा। कांसे के 8-10 कैसे गोलाकार भी हो और चपटे, गोलाकार चपटे टुकड़े होते हैं। अगला देखिए, इन टुकड़ों को रस्सी की सहायता से, इन टुकड़ों को ध्यान देखना, रस्सी की सहायता से, पूरा वाक्य लिख रहा हूं, अलग अलग बराबर में, अलग अलग समानांतर, समानांतर लकड़ी के स्तंभों या स्टैंड, इसको स्टैंड भी कह सकते हैं, लकड़ी के स्तंभों पर बांध देते हैं। दूसरी बात, इन टुकड़ों पर लकड़ी के डंडू से चोट की जाती है, प्रहार। चोट की जाती है। और देखिए यहां पर प्रत्येक टुकड़े का स्वर एक दूसरे से भिन्न होता है। पहले देखिए ध्यान से, दोबारा सबसे पहले देखिए श्रीमंडल, ये कांसे के 8-10 गोलाकार चपटे टुकड़े होते हैं, मतलब इस तरह से पतले। फिर इन टुकड़ों को रस्सी की सहायता से, छोटी रस्सी होती है, रस्सी की सहायता अलग अलग समानांतर, जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, एक को यहां बांध दिया, 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 अलग अलग। तो इन टुकड़ों को रस्सी की सहायता से अलग अलग समानांतर लकड़ी के जो स्टैंड होते हैं वहां पर बांध दिए जाते हैं। उसके बाद में इनके ऊपर, इन टुकड़ों पर लकड़ी के डंडों से चोट की जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो ये 8-10 टुकड़े होते हैं, जैसे प्रत्येक टुकड़े पर चोट की, फिर दूसरे पे चोट की, तीसरे पे, तो प्रत्येक टुकड़े से अलग अलग ध्वनि निकलेगी। ऐसा नहीं कि इस पे चोट मारी, इस पे चोट मारी, वो सेम ध्वनि होगी। तो प्रत्येक टुकड़े की जो आवाज होगी या ध्वनि होगी या स्वर होगा वो एक दूसरे से भिन्न होता है। तो वादक इसको यूं बजाता चलता है, टन, जैसे मान लो ये बंधे हुए हैं, ये रे, तो यूं बजाएगा, बजाते बजाते जैसे ही मारेगा तो प्रत्येक टुकड़े पर चोट लगेगी, वो दूसरे टुकड़े की चोट से भिन्न होगी, बहुत ही सुरीला स्वर निकलता है। और दोस्तों श्रीमंडल को नोट करके देखो, श्रीमंडल को राजस्थानी वाद्य यंत्रों का जल तरंग कहा जाता है। ध्यान से देखिए, श्रीमंडल को राजस्थानी वाद्य यंत्रों का जल तरंग कहा जाता है। दोस्तों आप देखते हैं जल में पत्थर फेंकते तो प्रत्येक धारा जो आती है उसमें तरंग, लहर, वह अलग अलग स्थिति में उठती है। उसी प्रकार से प्रत्येक इसके ऊपर चोट मारी जाती है तो अलग अलग स्वर, अलग अलग ध्वनि, भिन्न भिन्न आवाजें निकलेंगी, एक जैसी आवाजें नहीं। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि राजस्थानी वाद्य यंत्रों का जल तरंग किसे कहा जाता है? श्रीमंडल को कहा जाता है। दूसरा देखिए मंजीरा। दूसरा घन वाद्य यंत्र हमने लिया मंजीरा। दोस्तों ये आकृति में गोलाकार होते हैं,
और ये कांसे और पीतल के मिश्रित धातु के बने होते हैं और ये जोड़े से बजाई जाते हैं। जैसे बजाते हैं ना, यूं बजते हैं, एक इधर टकरेगा इधर, और वादक इसको यूं बजाता है, पास में ढोल बजता रहता है, ढोलक, और उसके साथ ये संगत में बजता है। तो आकृति गोलाकार होती है, ठीक है। यह पीतल और कांसे की मिश्रित धातु का बनाया जाता है। तो आकृति गोलाकार होगी और ये पीतल और कांसे की मिश्रित धातु का बना होता है। यह जोड़े से बजाया जाता है, क्योंकि आप मजीरा, एक मजीरा कोई काम का नहीं होगा, दूसरा मजीरा टकराएगा तभी आवाज निकलेगी। तो ये जोड़े से बजाया जाता है। और दोस्तों, जो 13 ताली नृत्य होता है रामदेव जी का आराधना में, जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है बैठ करके, उस 13 ताली वाद्य यंत्र का बहुत ही बड़ा वाद्य यंत्र ये होता है। तो यहां देखिए, यह है 13 ताली नृत्य के समय बजाया जाता है। और इस नृत्य के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, जब नृत्य पढ़ेंगे तब मैं आपको विस्तार से बारे में बताऊंगा। तो 13 ताली नृत्य के समय बजाया जाता है और इसे भजन कीर्तनों में ढोलक, जिसे हम ढोलकी भी कहते हैं, भजन कीर्तनों में ढोलक के साथ भी मजीरों को बजाया जाता है। तो दोबारा देखिए, मजीरा आकृति में गोलाकार होता है, ये पीतल और कांसे की मिश्रित धातु से निर्मित होता है, ये जोड़े से बजाया जाता है यूं। और 13 ताली नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र मजीरा ही होता है और ये भजन कीर्तनों में ढोलक या ढोलकी के साथ भी बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तीसरा वाद्य यंत्र लीजिए, जहाज। दोस्तों, जहाज बिल्कुल मजीरे जैसी होती है। तो पहला बात हम ये लिख लें, इसकी आकृति मजीरे जैसी होती है, लेकिन ये मजीरे से बड़ा होता है। जैसे मजीरे छोटे होते हैं, जैसे मान लीजिए मजीरे इस तरह से छोटे होते हैं, इसकी आकृति होगी बड़ी, इस तरह से। तो जहाज की आकृति तो मजीरे जैसी होती है, लेकिन यह मजीरे से बड़ा होता है, मजीरे से बड़ी होती है। यह भी जोड़े से बजाया जाता है, यह भी सिंगल नहीं बजता, बल्कि यह भी जोड़े से बजाया जाता है। और मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि शेखावाटी का जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, उस नृत्य के दौरान झांझ बजाया जाता है। तो ये भी लिख लीजिए, यह वाद्य यंत्र शेखावाटी के कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र शेखावाटी के कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर जब वो नृत्य चलता है तब बजाया जाता है। इसके अलावा ये बड़े ढोल और ताशा के साथ भी बजाया जाता है। जैसे अभी ताशा पढ़ा ना हमने, अवनद, तो ये और लिख लीजिए नोट करके। झांझ, बड़े ढोल और ताशा के साथ भी बजाया जाता है। ठीक है,
तो ये बड़े ढोल और ताशा के साथ ही बजाया जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो देखिए, प्राचीन नाम है इसका कांस्य ताल। दोबारा देखिए, झांझ आकृति में मजीरे जैसे ही होती है, लेकिन ये मजीरे से थोड़ी बड़ी होती है। मजीरा छोटा होता है, ये बड़ी होती है। ये भी मजीरे की भांति जोड़े से बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र शेखावाटी के कच्ची घोड़ी नृत्य के समय ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और झांझ इसके अलावा बड़े ढोल और ताशा के साथ भी बजाया जाता है। इसका प्राचीन नाम है कांस्य तल। चौथा देखिए, चौथा जो घन वाद्य यंत्र हम ले रहे हैं वो देखिए करताल। देखिए दोस्तों, इसमें लकड़ी की दो चौकोर छोटे टुकड़े होते हैं। लकड़ी के दो चौकोर छोटे टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों के बीच में कांसे की गोल तस्तरियां बंधी होती हैं। कांसे की गोल जो तस्तरियां होती हैं, पतरी, वो बंधी होती हैं। और जब इन दोनों को बजाया जाता है तो इसमें मधुर स्वर की झंकार होती है। यह हाथ की अंगुलियों में और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। ये मुख्य रूप से जो साधु संत भजन करते हैं, भजन मंडली में इसको बजाया जाता है। इसके अलावा बाड़मेर और पाली जिले में जो गैर नृत्य होता है उसके दौरान भी बजाया जाता है। इसके अलावा ये मजीरे और इकतारे के संगत में भी बजाया जाता है। तो पहला देखिए, लकड़ी के दो चौकोर छोटे टुकड़ों के बीच में, लकड़ी के दो चौकोर छोटे टुकड़ों के बीच में, ध्यान से देखना, टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां बांधी जाती हैं। लकड़ी के दो चौकोर छोटे टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां बंधी होती हैं। और ये जो इस तरह की आकृति होती है, ये करताल होता है। तो लकड़ी के दो चौकोर छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां, पत्तियां बंधी होती हैं। ये जो पूरा ढांचा है ये करताल कहलाता है। इनको जब हिलाते हैं, इनको जब बजाते हैं तो इसमें से स्वर निकलता है। करताल हाथ की अंगुलियों और अंगूठे में पैर कर, अंगूठियों में पहनकर बजाया जाता है। तो दो करताल तो हाथ में पहन लिया और अंगूठे में पहन लिया, उसके बाद में यूं कर करके उनको बजाया जाता है। तो लकड़ी के दो चौकोर छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां बंधी होती हैं और इनको जब हाथ से हिलाते हैं तब ये बजते हैं। तो करताल हाथ की अंगुलियों और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। बहुत ही सुरीली आवाज निकलती है इसमें। करताल को साधु संतों की मंडली में भजनों के समय बजाया जाता है। ठीक है, तो जब साधु संत होते हैं, जो मंडली होती है उनकी, साधु संतों की मंडली में जो भजन होता है, भजनों के समय इसको बजाया जाता है। और मुख्य रूप से देखिए, ये बात ध्यान रखना, इसे
बाड़मेर और पाली जिलों में गैर नृत्य के समय भी बजाया जाता है। इसके अलावा इसे एकतारा और मजरे की संगत में भी बजाया जाता है, उसके साथ भी इनको बजाया जाता है। तो लकड़ी के दो चौकोर छोटे टुकड़ों के बीच में जो पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां होती हैं, वो पूरा वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? करताल। इसे हाथ की अंगुलियों और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है यूं। और मुख्य रूप से करताल को साधु संतों की जो भजन मंडली होती है उसमें बजाया जाता है। और इसके अलावा बाड़मेर और पाली में जो गैर नृत्य किया होता है, उस गैर नृत्य में भी करताल को बजाया जाता है। करताल एकतारा और मजरे की संगत में भी बजाया जाता है। अगला देखिए, खड़ताल। अंतर देखना दोनों में। वो क्या थी? करताल, उसमें लकड़ी के दो चौकोर टुकड़े होते हैं। देखिए करताल में, खड़ताल में इसमें लकड़ी के चार टुकड़े, वहां दो टुकड़े, ध्यान रखना। इसमें लकड़ी के चार छोटे पतले और चिकने टुकड़े होते हैं। करताल में कितने थे? दो चौकोर लकड़ी के टुकड़े। तो इसमें लकड़ी के चार छोटे पतले और चिकने टुकड़े होते हैं। अब ये जो टुकड़े होते हैं चार, इन टुकड़ों के बीच में वही कांसे की गोल तस्तरियां पत्ती के रूप में बंधी होती है। इसके बाद में दोनों हाथों में लेकर के इसको बजाया जाता है। अब अगला देखिए, इन टुकड़ों के बीच में कांसे की छोटी छोटी तस्तरी नुमा आकृति की पत्तियां लगी होती है। तो इन टुकड़ों के बीच में जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों के बीच में कांसे की छोटी छोटी तस्तरी नुमा आकृति की पत्तियां लगी होती हैं। खड़ताल को दोनों हाथों से बजाया जाता है। दोनों हाथों से बजाया जाता है क्योंकि चार टुकड़े होते हैं, दो टुकड़े इस हाथ में ले लिए जाते हैं, दो टुकड़े इस हाथ में। तो इस तरह से जब करताल बजती है उसी तरह से। तो उसमें लकड़ी के दो टुकड़े होते हैं, इसमें लकड़ी के चार छोटे पतले और चिकने टुकड़े होते हैं। और इन टुकड़ों के बीच में कांसे की छोटी छोटी तस्वीरों आकृतियों की पत्तियां लगी होती हैं। फिर दोनों हाथों में लेकर के उनको बजाया जाता है। और मुख्य रूप से खड़ताल कहाँ बजाई जाती है? मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के जो मांगणियार लोग हैं वो खड़ताल के बहुत ही लोकप्रिय और पेशेवर वादक होते हैं। और स्वर्गीय सदीक खां जो मांगणेवार था, वो बहुत बड़ा इसका वादक था। उसे खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। तो देखिए, खड़ताल जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के मांगणियारों का बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र होता है। तो ये बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के मांगणियारों का बहुत ही लोकप्रिय वादक होता है। अर्थात जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के मांगणियार इसके बहुत ही प्रसिद्ध पेशेवर वादक होते हैं, बजाने वाले होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, स्वर्गीय
सदीक खां इसके बहुत बड़े वादक थे इसके खड़ताल के, और उन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं। तो खड़ताल में लकड़ी के 4 छोटे टुकड़े होते हैं और टुकड़ों के बीच में कांसे या पीतल की छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं। ये दोनों हाथों से बजाया जाता है और खड़ताल को दोनों हाथों से बजाया जाता है। खड़ताल मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के मांगणियार जो पेशेवर गायक हैं, वादक हैं, उनका बहुत ही बड़ा लोकप्रिय प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। और स्वर्गीय सदीक खां इसके बहुत बड़े वादक थे। अब उनका देहांत हो गया है और इन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। अगला वाद्य यंत्र है भरनी। अगला वाद्य यंत्र क्या है? भरनी। तो देखिए दोस्तों, भरनी मिट्टी का मटका होता है, एक मिट्टी का बड़ा मटका होता है, उसके ऊपर कांसे या पीतल की प्लेट रख करके डंडे की सहायता से इसको बजाया जाता है। जैसे ये ऊपर प्लेट रख दी गई, अब इस प्लेट को बजाया जाएगा। तो ये भरनी एक तरह से, तो भरनी में मिट्टी के बड़े बर्तन पर कांसे और पीतल की प्लेट रखकर डंडों से बजाया जाता है। और ये मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। पूर्वी राजस्थान में भी भरतपुर और अलवर का। और कब बजाया जाता है? सर्प के काटे हुए व्यक्ति का इलाज करते समय लोक देवता या किसी भी देव के स्थान या मंदिर पर इसको उस इलाज के समय बजाया जाता है। तो देखिए, मिट्टी के बड़े बर्तन यानी कि मटका, मिट्टी के बड़े बर्तन पर मिट्टी के बड़े बर्तन पर कांसे या पीतल की प्लेट रखकर उसे डंडू से बजाया जाता है। ये ही भरनी है। ठीक है, ऐसे मिट्टी का बड़ा बर्तन है, ये प्लेट है और इसको फिर डंडों से बजाया जाता है। तो मिट्टी के बड़े बर्तन पर कांसे या पीतल की प्लेट रखकर उसे डंडों से बजाया जाता है। और कब बजाई जाती है? जब सर्प के काटे हुए व्यक्ति के इलाज के समय, सर्प के काटे व्यक्ति के इलाज के समय लोक देवता या देवता के थान, देवरा या मंदिर पर इसे बजाया जाता है। तो सर्प के काटे व्यक्ति के इलाज के समय किसी भी लोक देवता या कोई अन्य कोई देवता है, उसका कोई थान है या देवरा या मंदिर है, उस समय इलाज के दौरान इसको बजाया जाता है। तो मिट्टी के बड़े बर्तन पर कांसे या पीतल की प्लेट रखकर उसे डंडू से बजाया जाता है, यही भरनी होती है। और सर्प के काटे व्यक्ति का इलाज करते समय जिस मंदिर, थान या देवरा पर, जिस लोक देवता के देवरा मंदिर पर इलाज किया जा रहा है, उस समय इसको बजाया जाता है। सातवां देखिए, सातवां जो घन वाद्य यंत्र है वो देखिए झालर। झालर दोस्तों एक प्रकार की थाली या तलसी होती है
जिसे मंदिरों में आरती के समय बजाया जाता है। जैसे या इसको ऐसे भी, यहां से इसको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद में यूं टन टन करके इसको बजाया जाता है। तो झालर एक प्रकार की थाली या तलसी होती है, इस प्रकार की, इसे हम झालर कह सकते हैं। एक प्रकार की थाली या तलसी होती है और इस तलसी को कहाँ बजाया जाता है? मंदिरों में आरती के समय। तो झालर जो अपन बता नहीं, शाम को पकड़ के टन 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 की आवाज आती है, आरती होती रहती है और इसको बजाया जाता है। ये पीतल या कांसे की होती है, लगभग पीतल की होती है। तो एक प्रकार की थाली या तलसी होती है जिसे मंदिरों में आरती के समय बजाया जाता है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रमझोल। दोस्तों ध्यान से देखना, चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू सिले होते हैं। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू सिले होते हैं। ध्यान से देखना, चमड़े की एक पट्टी होती है और उसके ऊपर बहुत सारे बारीक बारीक घुंघरू सिले होते हैं। और इस पट्टी की जो लंबाई बता दूं आपको, इस पट्टी की लंबाई होती है 15 अंगुल और इसकी चौड़ाई होती है 5 अंगुल। इस तरह से ये होती है ना अंगुल, तो ये 5 अंगुल तो इसकी चौड़ाई होती है, यूं बन जाती है और फिर यूं। और फिर जो नृत्य के दौरान जो नाचने वाली महिला या पुरुष है, नृत्य के दौरान इसे पैर से लेकर घुटनों तक बांध लेता है, वो यही रमझोल है। तो चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू सिले होते हैं। नृत्य के समय नृत्यकार इसे पैर से लेकर घुटनों तक बांध देता है। पैर मतलब अपना जो टकना होता है, जो पैर टकना होता है नीचे, यहां से लेकर घुटनों तक। तो नृत्य के समय नृत्यकार इसे पैर से लेकर घुटनों तक बांध लेता है और यही क्या कहलाता है? ये टोटल ही रमझोल है। तो ये पूरी पट्टी रमझोल होती है। और इसे होली के समय, होली के त्योहार पर जो भील गैर नृत्य करते हैं, उस गैर नृत्य के समय भील इस रमझोल को बांध करके नृत्य करते हैं। जो भी महिला है या पुरुष है, नृत्य को बांध करके ही नृत्य करते हैं। तो रमझोल चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू सिले होते हैं। ये जो चमड़े की पट्टी, यही क्या कहलाती है? रमझोल है। इसे पैर से लेकर घुटनों तक बांध, नृत्यकार नृत्य के समय पैर से लेकर घुटनों तक बांध लेता है और उसको फिर नृत्य करना शुरू कर देता है। इसकी लंबाई होती है सामान्यतः 15 अंगुल, चौड़ाई 5 अंगुल। और होली के ऊपर भीलों का जो गैर नृत्य होता है, भील होली के समय किए जाने वाले गैर नृत्य के समय रमझोल को बांधते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ग्रासियों की लेजिम।
ग्रासियो की लेजिम। तो दोस्तों देखिए ग्रासियो की लेजिम क्या होती है, इसमें बांस की लकड़ी का धनुषाकार टुकड़ा होता है। धनुषाकार टुकड़ा होता है, ध्यान से देखना। तो ग्रासियो की लेजिम में क्या होता है, बांस की एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसकी आकृति कैसी है, धनुषाकार टुकड़ा। और इस धनुषाकार टुकड़ा पर एक जंजीर बंधी होती है। क्या बंधी होती है, इस धनुषाकार टुकड़े पर जंजीर बंधी होती है, और जंजीर पर पीतल की छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे गज में घुंघरू लगे होते हैं, गज बजाते तो क्या लगता है, उसमें घुंघरू बाजता है। उसी प्रकार से बांस की लकड़ी का धनुष के आकार का टुकड़ा होता है, उस पर इस धनुषाकार टुकड़े पर एक जंजीर बंधी होती है, और जंजीर के बीच में पीतल की छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं जंजीर के बीच में। और जब इसको हिलाया जाता है, हिलाने पर झनझनाहट की आवाज निकलती, बहुत ही सुंदर, हिलाने पर इस पर झनझनाहट की आवाज निकलती है ऊपर। तो ये ग्रासियो की लेजिम कहलाती है। और ग्रासिय जो हैं अपने जो नृत्य करते हैं, नृत्य के समय इसे बजाते हैं। ठीक है, तो बांस की लकड़ी का एक धनुष का आकार टुकड़ा होता है, लेजिम में जंजीर बंधी होती है उस टुकड़े पर, उस जंजीर के बीच में पीतल की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, और उसको हिलाने पर उसमें झंझनाहट की आवाज निकलती है। और ग्रासिय लोग अपने जो लोक नृत्य करते हैं उस समय इसको बजाते हैं। अगला देखिए, घुरालियों घन वाद्यंत्र। देखिए दोस्तों, इसमें घुरालियों जो है, इसमें बांस का 8-10 अंगुल पतली और लंबी खपची होती है। बांस की 8-10 अंगुल पतली और लंबी खपची होती है। बांस की 8-10 अंगुल लंबी और 8-10 अंगुल पतली और लंबी खपची होती है, और इसमें एक डोर होती है, और इसे वाद्य क्या करता है, इसे कांख में दबाकर, सॉरी, इसे वाद्य क्या करता है, दांतों में दबाकर डोरी को ढीला और तनाव देकर बजाता है। तो घुरालियों एक तरह से ये बांस का बाजा होता है, बांस का बाजा। तो बांस की 8-10 अंगुल पतली और लंबी खपची होती है, इसमें एक डोर होती है, और जो वादक होता है वो इसे दांतों में दबाकर डोरी को तनाव या खींच करके, डोरी को ढीला या उसको तनाव दे करके इसको खींचता है, दबाता है, फिर छोड़ देता है, फिर उसको खींचता है। तो इसमें बहुत ही बड़ी आवाज निकलती है, इसे बांस का बाजा भी कहा जाता है। अन्य घन वाद्यंत्र जैसे
थाली ये मुख्य रूप से ढोली जाति का वाद्य यंत्र है। इसे बाबू जी के भक्त भी बजाते हैं और इसे श्री नृत्य के दौरान भी बजाया जाता है। तो थाली ये मुख्य रूप से ढोली जाति का वाद्य यंत्र है। बाबू जी के भक्त भी इसे बजाते हैं और चरी नृत्य के दौरान भी इसे बजाया जाता है। दूसरा टिकोरी, ये प्लेट नुमा आकृति का होता है। टिकोरी जो होती है कैसी होती है? प्लेट नुमा आकृति की होती है और इसमें घुंघरू बंधे होते हैं। ठीक है। तीसरा चीपिया, ये भी घन वाद्य यंत्र है। ये मुख्य रूप से साधु संतों का वाद्य यंत्र है। साधु संतों का वाद्य यंत्र है और ये लोहे के दो डंडों का बना होता है। ठीक है। चौथा देखिए टाली, और टाली कहाँ? मंदिरों में आरती के समय बजाई जाती है, आपको पता है। फिर होता है टंकोरा। इसे दो देखिए, इसे मंदिर और स्कूल में भी बजाया जाता है। तो एक तरह से घंटे लगते हैं ना स्कूल के, टन टन, एक घंटा 2 घंटा, तो वो टंकोरा होता है। इसे मंदिर और स्कूल दोनों बजाया जाता है। छठा घंटी, ये भी मंदिरों में लगी होती है। सातवां चिमटा, इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथों की अंगुलियों से बजाया जाता है। भजन कीर्तन में अंगुली से बजाया जाता है। तो अन्य वाद्य यंत्र में जैसे घन वाद्य यंत्र थाली है, ये ढोली जाति का वाद्य यंत्र है मुख्य रूप से। बाबू जी के भक्त भी से बजाते हैं, चरी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। टिकोरी ये प्लेट नुमा आकृति का होता है, इसमें घुंघरू बंधे होते हैं। चीपिया ये साधु संतों का है, ये लोहे के 2 डंडों का बना होता है। टाली ये मंदिरों में होती है। टंकोरा स्कूल और मंदिर दोनों में इससे बजाया जाता है। घंटी ये भी मंदिरों में लगी होती है। चिमटा ये बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ की अंगुली से इसको बजाया जाता है भजन कीर्तनों में। ये दोस्तों आपका घन वाद्य यंत्र भी पूरे हो गए। अब आपके वाद्य यंत्रों में 2 प्रकार पूरे हो गए, अवरोध वाद्य यंत्र पूरे हो गए और घन वाद्य यंत्र भी पूरे हो गए। अब आपके बच्चे शेष कौन हुए? एक तो तत्व वाद्य यंत्र और एक सुशिर वाद्य यंत्र। और इन्हीं क्लास लेकर के मैं बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित हूँगा, हाजिर हूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान।